हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ क्षारसूत्र, यानी क्षारसूत्र का जो वर्णन है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ भगंदर, अर्श या परिकर्तिका यानी फिशर और पालनर साइनस। कुछ ऐसे भगंदर के केस होते हैं जैसा कि आप सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन में देखेंगे, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, यानी जो ग्रेड 3 का फिशला होता है, जो ग्रेड 4 का फिशला होता है, ग्रेड 5 का फिशला होता है, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड केस होता है फिशला का, और इसको भी क्षारसूत्र बहुत ही आसानी से ठीक कर लेता है। तो आज हम देखेंगे कि हमारा फिशुला कैसे ठीक होगा, या हमारा फिशर या हमारा पाइल्स या पाइलर साइनस कैसे क्षारसूत्र से ठीक होगा। डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ क्षारसूत्र की बात करें तो चाहे लो एनल फिशुला हो, यानी एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, लो एनल का मतलब होता है कि जैसे मान लें मैंने यहाँ पे एक फिशुला का ट्रैक दिखाया हुआ है, जब इंटरनल स्फिंक्टर का थोड़ा सा फाइबर या एक्सटर्नल स्फिंक्टर का थोड़ा फाइबर या बिल्कुल फाइबर ना इन्वॉल्व किया हो। जैसे एग्जांपल मैं आपको एक दिखा दूं, यहाँ पे जैसे ये एक ट्रैक है, ये एक फिशला है, ये हो गया लो एनल फिशला, ये हो गया हाई एनल फिशला। हाई एनल फिशला में आप देख रहे हैं कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर और इंटरनल स्फिंक्टर के ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर इन्वॉल्व कर लिए हैं। एक्सटर्नल स्फिंक्टर इंटरनल स्फिंक्टर के ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर इन्वॉल्व हो जाएंगे। अगर ये एक बार में कट कर दिया जाए तो हम अपने मल को, जो रेक्टम में हमारा मल भरा हुआ है, वो एक बार में अपने आप बाहर आ जाएगा, यानी इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा। तो इनकॉन्टिनेंस ना हो, इसके लिए क्षारसूत्र एक सबसे बेहतर थेरेपी है, यानी हाई एनल के फिशला को भी क्षारसूत्र बहुत ही आसानी से ठीक कर लेता है, जैसे ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 के केसेस। कुछ फिशला ऐसे भी हमारे पास आते हैं जिसमें मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं या मल्टीपल ओपनिंग्स होती है, चाहे वो मल्टीपल इंटरनल ओपनिंग हो चाहे मल्टीपल एक्सटर्नल ओपनिंग हो। जैसे एग्जांपल में मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हमारे पिक्चर दर्शाया हुआ है, यहाँ पे 4 एक्सटर्नल ओपनिंग है, यानी मल्टीपल एक्सटर्नल ओपनिंग अलॉन्ग विथ 4 ट्रैक्स, यानी 4 यहाँ पे ट्रैक्स दिखाए गए हैं, और चारों की इंटरनल ओपनिंग एक कॉमन है 6 ओ क्लॉक पर। ये 3 ओ क्लॉक पे एक्सटर्नल ओपनिंग, 5 ओ क्लॉक, 7 ओ क्लॉक, 9 ओ क्लॉक, 4 है। इन चारों फिशुला ट्रैक को केवल एक क्षारसूत्र लाइगेट करके भी ठीक किया जा सकता है, जैसा कि आप जानते हैं इफ्टैक टेक्निक। इफ्टैक टेक्निक क्या होता है? IFTAK, इंटरसेप्शन ऑफ फिशुला ट्रैक बाय एप्लीकेशन ऑफ क्षारसूत्रा। ये एक टेक्निक है, आप गूगल पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही इजी टेक्निक बनाई गई है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मल्टीपल ट्रैक्स ऑफ फिशुला, या बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो फिशुला होते हैं जिसमें मल्टीपल ओपनिंग्स होते हैं या मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं। तो ऐसे फिशुला को भी क्षारसूत्र भी द्वारा बहुत ही इजी तरीके से ठीक किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, फिशुला विद डीप सीटेड टिश्यू अलॉन्ग विथ एब्सेस एसोसिएशन, यानी यहाँ पे एब्सेस का भी एसोसिएशन है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे एक हमने पिक्चर दर्शाया, देखिए यहाँ पे एक ट्रांसइन्स्फिंक्टिक फिशुला मैंने दिखाया है। ट्रांसइन्स्फिंक्टिक फिशुला जिसको हम ग्रेड 3 फिशुला कहते हैं, अगर इसी फिशुला में एक नया ट्रैक बन जाए, यानी रेमिफिकेशन हो जाए या एक एब्सेस बन जाए, तो इसे बोलते हैं 4 ग्रेड का फिशुला। 4 ग्रेड के फिशुला में देखिए या तो एब्सेस है, या तो ये थोड़ा सा सुपरफिशियल एब्सेस है, या यही फिशुला हो सकता है थोड़ा डीप टिश्यू में आ जाए। तो ऐसे केस में अगर वो रेक्टल फोसा में या लिवेटर एनाई मसल के पास में कोई एब्सेस बन जाए, तो वो होता है डीप सीटेड टिश्यू में एब्सेस। ऐसे भी फिशुला को हम क्षारसूत्र लाइगेट करके धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं विदाउट एनी मोर इन्वेजिव प्रोसेस, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कट ना कर कर एक छोटे से ओपनिंग से हम क्षारसूत्र द्वारा ऐसे केस को ठीक कर सकते हैं। एक और एब्सेस मैं आपको दिखाऊं, आपने पढ़ा होगा हॉर्सू शेप टाइप का फिशुला। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉर्सू शेप टाइप का फिशुला। हॉर्सू शेप मतलब होता है घोड़े की नाल, जो सी शेप होता है। यहाँ देखिए 4 ओ क्लॉक से लगभग 8 ओ क्लॉक तक एक यहाँ पे एक एब्सेस है जो कि सी शेप का है, और ये इंटरइन्स्फिंक्टिक स्पेस में है, इसको बोलते हैं हॉर्सू शेप टाइप का फिशुला। यहाँ भी एक आप देखते हैं इंटरइन्स्फिंक्टिक स्पेस में एक एब्सेस है। तो ऐसे फिशुला के ट्रैक जो एब्सेस के साथ एसोसिएटेड होते हैं, उनको भी हम आसानी से क्षारसूत्र विधि द्वारा ठीक कर सकते हैं। अब आता है पिलोनरी साइनस, जिसको हम पीएनएस कहते हैं, जो रीढ़ की हड्डी के आसपास एक ओपनिंग बनती है जिसमें कुछ हेयर्स के पार्टिकल अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एक साइनस बनता है, जिसमें से लगातार पस वहाँ पे ऊज आउट होता रहता है, बहता रहता है, जिसे हम पिलोनरी साइनस कहते हैं। इस केस को, या मल्टीपल हेमोराइड्स, यानी जैसे हेमोराइड्स आपने देखा होंगे, मल्टीपल मैंने नाम लिया, जैसे 3 ओ क्लॉक पे हो, 11 ओ क्लॉक पे हो और 7 ओ क्लॉक पे हो, इन तीनों को एक साथ लाइगेट करके क्षारसूत्र द्वारा एक बार में ठीक किया जा सकता है। तो मल्टीपल हेमोराइड है तब भी हम ठीक कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिशुला के केस में या पाल्मर साइनस के केस में या हेमोराइड के रिकरेंस रेट जब हम क्षारसूत्र विधि द्वारा ठीक करते हैं तो वहां पे सबसे कम पाया जाता है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ क्षारसूत्र है। अब क्षारसूत्र होता क्या है, हम इसको मॉडर्न से भी थोड़ा सा इसको कोरिलेट करेंगे और अपने आयुर्वेद से भी कोरिलेट करेंगे। तो व्हाट इज क्षारसूत्र? क्षारसूत्र इज ए
आयुर्वेदिक मेडिकेटेड थ्रेड, यानी एक ऐसा थ्रेड जिसमें कुछ आयुर्वेदिक औषधियों की कोटिंग की जाती है, यानी उनका लेप किया गया है। तो सबसे पहले हम क्षार सूत्र बनता कैसे है, फिर हम इसको कैसे हम इसको आयुर्वेद और मॉडर्न को कोरिलेट कैसे करते हैं। क्षार सूत्र का वर्णन सुश्रुत संहिता की जो चिकित्सा स्थान है उस 17वां चैप्टर में, इसमें श्लोक नंबर 30, 31, 32, 33 यानी नाड़ी व्रण का जो आया है चिकित्सा, उसमें एक श्लोक आया है एषणा गतिम अन्विष्य क्षार सूत्र अनुसारणीम, वहाँ पे इसका श्लोक रेफरेंस है, वहाँ पे आप देख सकते हैं नाड़ी व्रण में इसका वर्णन आया है। और सुश्रुत संहिता जो है आज से 1500 ईसा वर्ष पूर्व इसकी रचना की गई है वृद्ध सुश्रुत द्वारा। फिर जो है सुश्रुत द्वारा इसको फिर परिसंस्कृत किया गया है, फिर नागार्जुन ने फिर दोबारा परिसंस्कृत किया है, फिर उसके बाद जज्जट ने इसकी पाठ शुद्धि की है। तो सॉरी चंद्रट है या चंद्रट या जज्जट है, मैं भूल रहा हूँ, बट इनकी पाठ शुद्धि हुई, जबकि उन्होंने 10वीं सदी में किया था। ठीक, तो सुश्रुत संहिता यानी हजारों वर्ष पूर्व क्षार सूत्र के बारे में वर्णित कर दिया गया था। और आज अगर मॉडर्न पैरामीटर पे देखें तो आज वही जो मॉडर्न में इसके बारे में पूरा बताया गया है, इसके क्षार के गुण के बारे में, वही जो है हजारों साल पहले बता दिया गया था। तो क्षार सूत्र को सुश्रुत संहिता में अनुशस्त्र कहा गया है। शस्त्र अनुशस्त्र वो शस्त्र होते हैं जब शस्त्र की मतलब उपलब्धता ना हो, यानी जब शस्त्र नहीं अवेलेबल होते हैं तो हम अनुशस्त्र का प्रयोग करते हैं। और शस्त्र 20 प्रकार के बताए गए हैं, उनका 8 कर्म बताया गया है, छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐषण, आहरण, शीवन और विश्राम, 8 कर्म बताए गए हैं। और इस दुनिया में जितने भी शस्त्र होते हैं उनके या तो वो एक कर्म अकेले करता है या 2 कर्म मैक्सिमम कर सकता है। जैसे कोई छेदन भेदन करेगा, कोई छेदन लेखन करेगा, लेकिन क्षार जो होता है ये अनुशस्त्र है और ये सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। क्या बताया गया है? सबसे श्रेष्ठ। किसमें? अनुशस्त्रों में भी और शस्त्रों में भी, क्योंकि इसके 3 कर्म अकेले ये कर लेता है। छेदन भी कर सकता है, भेदन भी कर सकता है और लेखन भी कर सकता है, यानी वहां से टिश्यू को पूर्ण रूप से एक्साइज भी कर सकता है, वहां से इंसाइज यानी वहां पे कटिंग अंदर भेदन करके अंदर जा सकता है, और स्क्रैपिंग यानी वहां पे अगर कोई डेड टिश्यू चिपके हुए हैं तो उसको पूर्ण रूप से वहां से इरेडिकेट कर सकता है। जो यहाँ पे हम क्षार सूत्र के लिए जो क्षार का हम प्रयोग करते हैं उसका पीएच लगभग 10 रखा जाता है, यानी उसका जो एल्कलाइन मीडियम होता है अगर हम उसको पीएच चेक करें तो वो लगभग 10 होता है। 10 पीएच रखने का अभिप्राय यह है कि ये स्लाइटली ना बहुत ज्यादा कम क्षारी होता है ना बहुत ज्यादा क्षारी होता है, एक मीडियम इसका क्षारी अल्कलाइन मीडियम होता है। जब और इसका जो अल्कलाइन मीडियम हम क्यों यूज करते हैं हम यहाँ पे देखेंगे, ड्यू टू इट्स कास्टिक नेचर या कोरोसिव नेचर, इसका एक अपना काम होता है, तो इसलिए पीएच यहाँ पे 10 रखा जाता है। हम क्षार सूत्र में 3 आयुर्वेदिक औषधियां यूज करते हैं, एक अपमार्ग क्षार, एक स्नुही क्षीर और हरिद्रा। अपमार्ग क्षार का वर्णन हमारे आयुर्वेद में आया है कि हम इसके पंचांग को लेते हैं, इसको जलाकर इसका राख इकट्ठा करते हैं, फिर 6 गुना पानी में इसको घोलते हैं, 21 बार कपड़े से छानते हैं, जो पानी मिलता है उसको क्षारोदक बोलते हैं। इसको थोड़ा हल्का गुनगुना करके गर्म करते हैं, जब पानी इसका पूरा उड़ जाता है तो जो हमें सॉलिड चीज मिलता है उसको हम क्षार बोलते हैं। इसको हम शास्त्र के अनुसार प्राप्त क्षार बोलते हैं, और जो शास्त्र के अनुसार जो प्राप्त क्षार होता है वो सबसे शुद्ध और सबसे बेस्ट क्षार होता है, उसको हम क्षार सूत्र में यूज करते हैं। फिर है स्नुही क्षीर। स्नुही क्षीर एक पौधा होता है स्नुही, जिसका हम इसका मिल्क इसका लैटेक्स यूज करते हैं। और कब निकालते हैं? सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 9 बजे के बीच में इसका लैटेक्स निकालते हैं, क्योंकि वो टाइम पीरियड सबसे बेस्ट टाइम पीरियड होता है फॉर द उसके जो हम स्नुही क्षीर जो इकट्ठा करते हैं। और जो सीजन होता है अगर हम देखें तो अक्टूबर से अप्रैल मंथ का जो इसका जो दुग्ध होता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। यानी हम जब क्षार सूत्र बनाते हैं, क्षार सूत्र बनाते समय हम दवाओं की क्वालिटी को, क्योंकि अपने यहाँ देश काल समय ये सब बताया गया है, जब भी कोई औषधि का हमें इकट्ठा करना है तो हमें ये देखना पड़ता है कि हम उस औषधि को किस काल में उसको इकट्ठा करेंगे, किस जगह से इकट्ठा करेंगे। तो अपने आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छे से वर्णन है, ताकि हमें दवाओं की शुद्धता प्राप्त हो पाए। अब है हरिद्रा। हरिद्रा जानते हैं हल्दी होती है, कर्कुमिन आप जानते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीसेप्टिक भी होता है, एंटीबायोटिक की तरह भी काम करता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, और विटामिन सी का भी सोर्स होता है। तो ये सारी चीजें मिलकर हीलिंग करती हैं। इसका जो कार्य बताया गया है आयुर्वेद में वो है सबसे पहले शोधन। इसको पढ़ने से पहले हम आपको फिस्टुला बताते हैं। फिस्टुला में एक्चुअली होता क्या है, इसका कार्य कैसे ये फिस्टुला को ठीक कर लेता है। जब हम किसी भी फिस्टुला ट्रैक को देखते हैं, अगर इसकी इनर मोस्ट लेयर के अंदर देखें तो सबसे पहले हम अंदर की लेयर में देखते हैं कि इसमें
जो है अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू या डेड टिश्यू चिपके होते हैं जो फिशुला का ट्रैक होता है। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ बैक्टीरिया भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे चूंकि जब मल त्याग करते हैं तो मल त्याग के समय इंटरनल ओपनिंग से मल के पार्टिकल भी चले जाते हैं। कुछ यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं, जीवित बैक्टीरिया भी होते हैं, डेड बैक्टीरिया भी होते हैं, जो कि पस सेल्स, जो डेड बैक्टीरिया होते हैं, जो वहाँ के डेड टिश्यू चिपके टूट रहे होते हैं, वो सब मिला के पस सेल्स का या पस का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। तो इतनी चीजें फिशुला ट्रैक में पाई जाती हैं। अगर इन सारी चीजों को हम यहाँ से हटा दें तो आप विश्वास करिए कि कोई भी ऐसा फिशुला नहीं है जो ठीक ना किया जा सके। और हमारा छारसूत इन सब को हटाने में, यहाँ से वॉश आउट करने में हेल्प करता है। कैसे करता है? आयुर्वेद में बताया है शोधन। शोधन मतलब होता है क्लीनिंग। वहाँ पे जितने भी डेड टिश्यूज हैं, जो भी यहाँ फॉरेन पार्टिकल है, उसको वहाँ से पूर्ण रूप से, वहाँ दोषों को पूर्ण रूप से हटा दिया जाए। और पाचन यानी जो भी यहाँ चीजें हैं उनका पाचन करके उनको पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाए। दहन यानी दहन मतलब होता है अग्निकर्म, यानी वहाँ पे कॉटराइजेशन, ये एक तरह से केमिकल कॉटरी की तरह काम करता है। और जब छारसूत्र हम लाइगेट करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कटिंग के दौरान जब कट रहा होता है तो कुछ वेन भी वहाँ से हो सकता है कट आउट हो जाए, तो जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग होने की संभावना होती है। तो दहन करके, कॉटराइजेशन करके वहाँ पे उसको ब्लीडिंग को हीमोस्टैटिक मतलब हीमोस्टैट की तरह काम करता है, ब्लड को वहाँ पे रोक देता है। दहन का एक जो हमारे आयुर्वेद में और वर्णन आया है, कहते हैं कि जब कोई भी औषधि या कोई भी शल्य चिकित्सा अगर ना काम कर रही हो किसी बीमारी को ठीक करने में, तो दहन एक ऐसा कर्म है हमारे आयुर्वेद में जिसे हम अग्निकर्म कहते हैं। उससे हम किसी भी रोग को पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। और जो दहन के वजह से जो बीमारी ठीक होती है वो दोबारा कभी भी रिकरेंस नहीं होती है। ऐसा हमारे आयुर्वेद में अग्निकर्म के बारे में वर्णन आया है। रक्त स्तंभन यानी ब्लीडिंग, अभी मैंने बताया, हीमोस्टैट की तरह काम करता है। रोपण यानी हीलिंग कराता है। अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडर्न पैरामीटर पे देखें तो ये क्या है, कास्टिक इन नेचर होता है, यानी कोरोसिव इसका जो एक्शन होता है। कोरोसिव का मतलब होता है जो किसी भी जो अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यूज होते हैं, ये जो फिशुला ट्रैक है इसमें जो अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यूज हैं, इसको क्या करता है, ये यहाँ से डिस्ट्रॉय भी करेगा, यानी यहाँ से इसको पूर्ण रूप से खत्म भी करेगा और वहां से रिमूव भी करेगा। तो इसका काम है डिस्ट्रॉय करना, रिमूव करना अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू को, पहला। दूसरा, कटिंग एंड क्यूरेटिव, कटिंग भी करेगा। जाहिर सी बात है, मान लेते हैं हमारा फिशुला जो था वो हाइनल फिशुला था और हमें इंटरनल ओपनिंग कहाँ मिल रही थी, डेंटेड लाइन या डेंटेड लाइन के ऊपर मिल रही थी। ठीक, अब हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो जाहिर सी बात है कटिंग करेगा तभी तो हम नीचे पहुंचेंगे। तो हमारे जो एनल स्फिंक्टर्स होते हैं, एनल स्फिंक्टर जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ये दोनों स्फिंक्टर्स मिलके एनल टोन को मेंटेन करते हैं। अगर ये टोन ना मजबूत रहे, ना मेंटेन करे, तो हमारा मलद्वार अपने आप ओपन हो जाएगा, हमें इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा। ये 85% इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर 15% एनल टोन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर हमने एक बार में इसको कट कर दिया तो हम अपने मल को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि एनल टोन खत्म हो जाएगी। तो जो हमारा छासूत होता है वो धीरे धीरे कटिंग करता है, और जितना वो कटिंग करेगा उस अगले दिन उतना ही साइमल्टेनियस उसकी हीलिंग भी होती रहेगी। तो हमारा पूरा का पूरा ट्रैक भी कट जाएगा और हमारे बॉडी में कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट नहीं आएगा। यानी इनकॉन्टिनेंस ऑफ फीकल मटेरियल छासूत में होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। बस इसको जैसे हमारे आयुर्वेद में बताया गया उस हिसाब से अगर चिकित्सा की जाए, बहुत ज़्यादा भी हमारा छाल का पीएच बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर छाल का पीएच अगर 10 के अलावा अगर 14 कर दिया जाए तो ये बहुत तेज कट करेगा, इससे हमारी बॉडी के पार्ट को डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए पीएच 10 या वही 9 से 11 के बीच में रखा जाता है। फिर ये क्या कर रहा है, कटिंग और क्यूरेट, कटिंग भी कर रहा है। और जो अभी मैंने बताया कि अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यूज में चिपके हुए थे या यहाँ पे जो डेड टिश्यूज होते हैं उनको क्यूरेट करता रहता है। जो फॉरेन पार्टिकल यहाँ पे पड़े थे उनको धीरे धीरे क्यूरेट करके हमारे फिशुला ट्रैक को क्या कर रहा है, क्लीन करता रहता है। जब क्लीनिंग होगी तभी हीलिंग होगी, अगर क्लीनिंग ही नहीं रहेगी तो हीलिंग नहीं होगी। तो स्टॉप द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, जैसे फंगस, जैसे प्रोटोजोन्स, क्योंकि प्रोटोजोन्स भी हमारे मल से बहुत इसके अंदर जाएंगे। बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरिया भी होते हैं और अनहेल्दी बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी को कर सकते हैं, वो भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, मल के थ्रू हमारे फिशुला के ट्रैक में जाते रहते हैं। इसीलिए फिशुला के पेशेंट में लगातार पस जो होता है वो ड्रेन होता रहता है। तो अब क्या है कि अगर हमारा जो छाल यहाँ पर अगर रखा रहेगा, हमारा छाल यहाँ पे अप्लाई किया रहेगा, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो नहीं कर सकते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ इट्स अल्कलाइन नेचर। जो इसका 10 हम अल्कलाइन जो 10 पीएच इसका मेंटेन करके रखते हैं, उस पीएच की वजह से यहाँ पे कोई भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया या पैथोजेनिक जो माइक्रो जो प्रोटोजोन्स होते हैं या फंगस होते हैं ग्रो नहीं कर पाते।
जब यहाँ पे कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई ऐसा पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, पस नहीं बनेगा, पस नहीं बनेगा तो हीलिंग प्रोसेस हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्टिक नेचर इट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जब ये सारी चीजें अगर एक साथ 1 2 3 यानी यहाँ पे अनहेल्दी कंडीशन टिश्यू नहीं रहेंगे, यहाँ पे कटिंग क्यूरेट होता रहेगा, अब पैथोजेनिक बैक्टीरिया नहीं रहेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हमारा ट्रीटमेंट का हीलिंग, यानी पूरे फिशुला ट्रैक को जो ठीक करने में जो हमारा छासूत, जिस पर्पज से हम छासूत लाइगेट करते हैं कि हमारा पूरा फिशुला ट्रैक हमारा ठीक हो जाए, वो हमारा पर्पज यहाँ पे संपूर्ण हो जाता है। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।